तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज का ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होता है, अनार्थिक क्रिया क्या होता है। इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। सबसे पहली 9th क्लास में तो भाई साहब आपने का इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है। 8th क्लास की मतलब कि पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाला बात नहीं है, कि वो केवल आपको जना दिया जाता है बोर्ड के द्वारा कि भाई साहब इकोनॉमिक्स नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है जो आपको पढ़ना है और थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। यही इकोनॉमिक्स का रूपरेखा केवल जाना दिया जाता है। बाकी इसके ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है 9th में। 10th में भी कुछ खास नहीं पढ़ना है, बात समझे कि नहीं। कुछ बवाल वाला कुछ चीज़ नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी क्या है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का होता है, आर्थिक क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय जीडीपी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एलेबरेट नहीं कर पूरा का पूरा इसको एकदम से डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस कि आप कंसेप्ट को समझ जाइए, छोटा छोटा चीज़ को समझिए। फिर आप 11th में जाएंगे तो इसको एकदम पूरा बवाल मचा के पढ़ना है। इधर बिल्कुल आपको नॉर्मल पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको समझ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके दिमाग में नहीं रहे। अब आपका काम है भाई साहब वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। ये हम आपको हाथ पकड़ के दिखा नहीं सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो बिहार बोर्ड वालों की सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या होता है यार? बिहार बोर्ड वाले को सबसे बड़ी कमी होता है यार, ये इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। डे बाय डे जो सब्जेक्ट बेटर होते जा रहा है, जिनका वैल्यू बढ़ते जा रहा है कंपटीशन में और हमारे डेली बाय डेली लाइफ में, उन्हीं को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग जो अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं ना उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या होता है, जो इजी सब्जेक्ट होता है, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग वहीं पढ़ते हैं, वहीं पढ़ना भी पसंद करते हैं। और शायद यही कारण है कि हम लोग बिहार बोर्ड वाले पीछे रह गए और अदर बोर्ड वाले सीबीएसई या फिर जितने भी अच्छे बोर्ड वाले हैं वो आगे निकल गए और अच्छा हो गए। हमारा सिस्टम यार गलत है, बहुत दिक्कत है यार। इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, सोचो तुम आगे जा करके अच्छे टीचर से पढ़ना चाहोगे, बिना इंग्लिश में को तुमको कौन पढ़ाएगा यार? और इंग्लिश को तुम इग्नोर मार देते हो, क्या कर रहे हो? लाइफ तो बर्बादी हो रहा है तुम्हारा। तो बस चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था, उसके इतिहास जो है, विकास का इतिहास जो है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए भाई साहब, हम लोग जो प्रथम चैप्टर है भाई साहब आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, वो है भाई साहब हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बात समझे कि नहीं? तो हम सबसे पहली जो बात चर्चा करेंगे भाई साहब वो है हमारी अर्थव्यवस्था। जब हम व्यवस्था कहते हैं ना भाई, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम, बात समझे कि नहीं? एक ऐसा ढांचा, एक प्रकार का स्ट्रक्चर जिसमें हम कोई काम करते हैं। बहुत ही क्लियर है यार, व्यवस्था का मतलब एक सिस्टम जिसमें हम कोई काम करते हैं। बट हम जब कहते हैं शास्त्र, शास्त्र, अर्थशास्त्र प्लस इसमें हम अर्थ जोड़ देंगे, बात समझे कि नहीं? अर्थशास्त्र, तो शास्त्र का मतलब यहां पर ध्यान देना है कि एक पुस्तक जिसमें हम उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उस व्यवस्था में जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आराम से समझोगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा उछल फान नहीं करना, बस दिमाग से थोड़ा सा सोचो यार, ठीक है ना। एकदम प्यार से सोचोगे सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अर्थव्यवस्था जब हम बोले तो मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्यवस्था हम जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। बात समझ आ रहा है क्या? दूसरी बात हम लोग यहाँ पर वर्ड देखें, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या होगा कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक में हम किसी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे? विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, ठीक है ना। जब हम आर्थिक क्रिया करेंगे तो हम उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा। आर्थिक क्रिया जब हम कह रहे हैं यहाँ पर विभिन्न, 2 बार हम आर्थिक क्रिया का प्रयोग कर लिए, तो जब हम कोई क्रिया का मतलब काम करता है, ठीक है ना, और आर्थिक क्रिया जब लगा देंगे इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब काम करें उसके बदले में हमें पैसा मिले। जैसे मान लो कि हम
ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पैसा मिलेगा, बट अपने ही घर में अपना छोटा भाई है उसको पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जाएंगे मम्मी से मांगने, भगा देगी, अपने घर में पैसा मांग रहा, ब्लैकमेल कर रहा है हमको, भगा देगी तुरंत। तो जब हम काम करेंगे, ठीक है ना, और उसके बदले में हमें मेहनताना मिल रहा है, मेरा पैसा मिल रहा है हमको, तो कहेंगे आर्थिक क्रिया। लेकिन जब उसी काम के लिए अगर कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो उसे कहते हैं बेगारी या अनार्थिक क्रिया। तो यहाँ हम अब आर्थिक क्रिया का मतलब समझ आ गया। तो पूछेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसा व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। संपादन करने का मतलब क्या होता है? करना। हम कोई काम करते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी चीज ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो सामाजिक विज्ञान का वह भाग या वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न तरह के धन संबंधी ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहेंगे। डिफिनेशन बड़ा ही क्लियर है, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछता है भाई साहब, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समझना है आपको। देखिए, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इकोनॉमी। हम बोलेंगे अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। देखिए, ये दो बातें तो क्लियर हो गया ना। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है और अर्थशास्त्र का प्रकार क्या है। ठीक है ना। मैं पहले इसको मिटा लूं। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अर्थव्यवस्था कोई पूछेगा तो कितने प्रकार का भाई मेरे? 3 प्रकार का। तो देखो, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? एक जो होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है भाई साहब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी देखिए यूएसए में है, जापान में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें समाजवादी, जैसे चीन में है, क्यूबा में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना प्यारा भारत में है। बात समझे कि नहीं? तो जब हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो प्यार से समझिएगा, वैसा आर्थिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो या फिर किसी निजी संस्था का अधिकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो होता है ना, जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो जैसे मान लो कि हमारे देश में क्या है कि प्राइवेट भी बैंक है और एक सरकारी भी बैंक है। तो सरकारी बैंक का संचालन कौन करता है? सरकार करता है, यानी उसका देखरेख कौन करता है? सरकार। लेकिन प्राइवेट बैंक है वो क्या है? किसी खास व्यक्ति का बैंक होगा। बात समझे कि नहीं? कोई एक व्यक्ति उसका मालिक होगा और सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना भाई साहब, इसमें क्या होती है? महंगाई ज़्यादा होती है भाई साहब। इसमें क्या होती है? सुविधा अच्छा मिलता है लेकिन महंगाई ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पूंजीपति जो होते हैं अपने पर्सनल लाभ के लिए क्या करते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारा जो है कंपनी बड़ा से बड़ा बन जाए, हम धनी से धनी मतलब व्यक्ति बन जाए। देखते हो ना, कभी अंबानी धनिक बन जाते हैं, कभी अडानी धनिक बन जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा आ जाएगा? यूएसए और जापान। इसमें क्या होता है? प्राइवेट संपत्ति ज़्यादा होता है। बात समझ आ गया कि नहीं? लेकिन जब हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि वैसा आर्थिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर उस देश के सरकार का अधिकार हो और उस संस्था को सरकार चलाता हो। ठीक है ना। तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे भाई साहब चीन हो गया, क्यूबा हो गया। हालांकि चीन तो कहने लायक हो गया, मतलब लायक है समाजवादी, लेकिन भाई पढ़ना है तो दोगा। अगर आपको एग्जाम में दे रहा है ऑप्शन, तब तो आपको मारना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्राइवेट संपत्ति कम होता है, यहाँ सरकारी संपत्ति ज़्यादा होगा। ठीक है ना। बहुत कम होता है प्राइवेट संपत्ति यहाँ पर। दूसरी कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, हमारे देश में जो है ना, दोनों में से मिला के बीच वाला रास्ता अपनाया गया है। मतलब ये कि प्राइवेट संपत्ति भी होगा और क्या होगा? आपका सरकारी संपत्ति भी होगा। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में है। एग्जाम्पल में हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपको याद रखना एग्जाम्पल में ये जो है ना बहुत ही स्ट्रांग आपका एग्जाम्पल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत। ठीक है ना। एग्जाम में लगभग 8-10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
तो भाई साहब याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, पूंजीवादी, समाजवादी और आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब रहा बात अर्थशास्त्र कितने प्रकार का? अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र 2 प्रकार का। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का। एक को बोलेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा को बोलेंगे मैक्रो। ठीक है ना? जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमी जो है उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बात समझे कि नहीं? अर्थशास्त्र 2 प्रकार का हो गया, एक माइक्रो इकोनॉमी जिससे हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमी जिससे हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बात समझे कि नहीं? बट कहेगा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होगा? तो आप 3 प्रकार का। लेकिन कहेगा क्या? अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है ना? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसको भी 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है ना? आगे सब हम पढ़ाएंगे, एक एक करके आपको दिखाएंगे क्या होता है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या होगा कि अब हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और वहां पर जैसे जैसे आएगा जहां पर जो चीज़ें हमें लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा बताना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते चलेंगे और उसका पोस्टमार्टम करते चलेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग और एक एक करके मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए कह रहा है क्या? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? भल तो देखिए प्रमुख क्षेत्र, तो क्षेत्र पूछ दिया तो कौ गो? 3 गो। अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पूछता तभी 3 गो, लेकिन अर्थशास्त्र के प्रकार पूछता तब 2 होता। तो यहाँ क्षेत्र पूछा तो 3। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को जो हम लोग है ना कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र। एक जो होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, आपको याद रखिएगा, उत्पादन क्षेत्र या फिर इसी को उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है ना? जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, जिससे हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र को भाई साहब सेवा क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। देखिए कृषि क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो होता है ना, इसमें कृषि का योगदान होता है। ठीक है यार, फोन आते रह रहा है। कृषि का योगदान होता है, बात समझ आ गई ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा कि कृषि पूछेगा का कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है। तो याद रखिएगा कृषि हो जाएगा, कृषि, पशुपालन, डेयरी यानी दूध का उत्पादन, पशुपालन जब करेंगे तो डेयरी, या फिर मुर्गी पालन, ये सब होता है। मछली पालन, ठीक है ना? ये सब आपका खनिजों का खनन जो होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है ना? कहेगा द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? उद्योग क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि निर्माण के क्षेत्र आता है, जैसे मान लो उत्पादन, फैक्ट्री उक्ट्री बैठा दिए, ये सब आएगा आपका उद्योग क्षेत्र में। तीसरा सेवा क्षेत्र। देखिए सेवा क्षेत्र क्या होता है? में बैंक हो गया, मॉल हो गया, बात समझे कि नहीं? उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए कि दुकान हो गया, दुकान खोल करके बैठा हुआ है, ये सब हो गया। उसके बाद परिवहन हो गया, परिवहन क्षेत्र हो गया। इन सभी सब क्या किससे रिलेटेड है? तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है ना? अब चलिए आगे कह रहा है क्या? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अभी जस्ट हम बात किए, भारत में क्या है? मिश्रित है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी। चीन में क्या है? समाजवादी। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सिंपल, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई साहब? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। एक एक करके चीजों को याद रखना है। कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? देखिए भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भाग में बांटा गया हुआ है। ठीक है ना? याद रखना अपने कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट कह रहा है क्या? अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंध, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए हरित क्रांति किस में आता है? कृषि में आया हुआ था। कृषि में आया था हरित क्रांति, बार बार ये देते हैं, कृषि में आया था। कृषि कौन क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए तब मजा आ जाएगा। पूछेगा कृषि क्षेत्र के मतलब जब हरित क्रांति आया था वो कृषि में आया था। पूछेगा हरित क्रांति के
तहत मतलब हरित क्रांति के द्वारा किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ? तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ, ठीक है ना। और किस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बात समझ रहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीनों क्षेत्र है भाई साहब जिसमें हरित क्रांति का क्या हुआ था भाई साहब, ये यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दिखा था, बाकी जगह पर नकारात्मक प्रभाव दिखा, ठीक है ना, उसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आया था? तो याद रखिए दूध के उत्पादन में। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आया था? दूध के उत्पादन में, ठीक है ना। यही इसी तरह क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछते रहता है घुमा करके। तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना भाई साहब, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप बिल्कुल वहाँ पर आप क्वेश्चन छोड़ नहीं पाइएगा। बस अभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल आप मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? कह रहा है क्या कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। देखिए हम बोले थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार सबका मालिक होता है, ठीक है ना। तो सरकार जब किसी चीज़ का मालिक होगा तो वहाँ सरकार क्या करेगा? कम रेट रखेगा ताकि गरीब से गरीब लोग भी खरीद ले, समझे कि नहीं। जैसे सरकारी बस होता है उसका भाड़ा कम होता है, लेकिन वहीं प्राइवेट बस में जाइए उसका भाड़ा ज़्यादा होता है। तो सरकार जो है ना लोक कल्याण है। लोक कल्याण का मतलब क्या है? जिससे लोगों का कल्याण हो। सरकार अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास नहीं करेगा। सरकार का क्या होगा मेन मोटिव कि हमारे जनता का, हमारे लोगों का क्या हो, अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक भलाई हो, ये काम देखेगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुविधा तो सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन भाई साहब क्या होगा? पैसा भी हुमचा के लेता है, सब पैसा ज़्यादा लेता है। और समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। करेगा इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? बड़ी इजी है यार। हम तुम लोग से 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर हम वेट करेंगे कि कौन कौन सही आंसर मार के भेजता है। देखिए आप ऐसे 7 का डैश दे करके आप यहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, यहाँ पर ए बी सी डी, इसमें से जो होगा इसमें से कोई एक आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हम इसमें से क्वेश्चन नंबर आपके लिए जरूर देंगे। एक तो 7 नंबर हो गया और आगे पढ़िए, हम और क्वेश्चन आपके लिए देंगे जिसका कमेंट बॉक्स में आपका वेट करेंगे भाई साहब, ठीक है ना। बिल्कुल बवाल मचा करके, ठीक है ना। याद करना भी है और आपको आंसर भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था का, यार यहाँ अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। सिंपल बात है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा अगर भाई साहब अगर हम कहेंगे कि योगदान किसका है तो सेवा क्षेत्र का। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग टैक्स देता है सरकार को ना, ये सेवा क्षेत्र वाले लोग देते हैं। ये लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कम से कम क्षेत्र में पैसा ज़्यादा कमाते हैं। कृषि में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होता है और पैसा कम होता है। सोचिए ना किसान कितना, अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो 1 बीघा खेत में भाई साहब आप वहाँ पर फसल का उत्पादन करेंगे तो साल भर में खूब कमाएंगे तो 1 लाख रुपये कमाएंगे। लेकिन किसी के पास 1 बीघा खेत है तनी मार्केट में है और ऊपर लॉज बना दे तो महीना का लाख रुपया कमाएगा। सोचिए कितना लाभ है। तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लाभ होता है, कृषि क्षेत्र में कम लाभ होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि क्षेत्र में क्या होता है, आप सोचिए ना खेती बाड़ी में कितना लोग लगा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग लगा है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन भाई साहब हम आपको बता दें कि यहाँ पर फ़ायदा लोगों को ज़्यादा होता है। बात समझे कि नहीं, यहाँ कम से कम मतलब कि ज़्यादा कृषि क्षेत्र इतना रोजगार नहीं मिलता है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है सेवा क्षेत्र में। इसीलिए भारत के आर्थिक विकास में अगर हम लोग बात करेंगे किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का। जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वही ना अर्थव्यवस्था के योगदान में ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास में योगदान करेगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। देखिए भाई साहब बात ये है कि लाइट कट गया था, फिर से हम लोग आ गए हुए हैं और फिर से हम लोग शुरू करते हैं और अपना बवाल और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत शायद नहीं ही होगा आपको। भाई साहब कह रहा है क्या, भारत का आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। हम लोग पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? कालाबाजारी का। कालाबाजारी से कोई पैसा कमाता है, पकड़ के लतिया देगा सब, पुलिस बस हो गया। मतलब क्या है कि आप वैध तरीका से, वैध का मतलब लीगली, बात समझिए, जो मान्य तरीका से आप पैसा कमाइए और उसका पैसा जो है सरकार के पास जाता है, उससे जो आप
टैक्स वैक्स देते हैं वो सरकार के पास जाएगा, वो ना अर्थव्यवस्था में जाके हमारा यूज होगा। अब कालाबाजारी चोर बाजारी कीजिएगा, ठीक है ना, पैसा होगा, पाप का पैसा होगा, इन्होंने का पैसा होगा, तो कहाँ से हो जाएगा यार, पाप का पैसा कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। करेगा क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ए भाई, ये शिक्षक साहब हैं, आइए अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं, तो बेटवा पैसा देगा? हैं, नहीं देगा। जब नहीं देगा तो क्या होगा? अनार्थिक क्रिया। लेकिन अगर वही शिक्षक अगर दूसरे के बेटे को पढ़ाएंगे तो बिना पैसा ले पढ़ाएंगे? नहीं, तो आर्थिक क्रिया। पैसा लेंगे आर्थिक क्रिया, पैसा नहीं लेंगे अनार्थिक क्रिया। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन करेगा, किस क्षेत्र को द्वितीयक, यह द्वितीयक भाई साहब गलती से लिखा गया होगा, द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र? तो औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सिंपल बात है, तृतीयक आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा सॉरी सेवा क्षेत्र कहते हैं। करेगा, बड़ा मतलब क्यों कहा जा रहा है यार? बड़ा कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर से सरकार का बहुत ज्यादा फायदा होता है, सरकार को टैक्स वगैरह, सरकार के हमारे देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। दूसरा करेगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति मतलब दूध के उत्पादन से, पहले ही बताए हम, तो प्राथमिक क्षेत्र। दुग्ध उत्पादन या डेयरी फार्म कहाँ होगा? प्राथमिक क्षेत्र से। बहुत ही आसान है यार, ठीक है ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। अंडा का उत्पादन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जिसे रजत क्रांति। दूसरा करेगा क्या कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य होता है? पैसा कमाना, सिंपल, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का मतलब जीवन यापन करना। तो जीवन यापन कैसे होगा? पैसा कमाएंगे तब ना होगा, बिना पैसा का होगा? मनोरंजन नहीं है यार, ये मनोरंजन को जब हाल है, मतलब आर्थिक क्रिया का मतलब मनोरंजन नहीं होगा। कितना लड़का A+B मार देगा, कहेगा बाप रे A+B दिया है, जितना होशियार वाला लड़का होगा मार देगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा? ब्राउन केन्स ने कहा था। ये भाई साहब बोले थे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, मतलब अर्थव्यवस्था जो है ना, जिसमें मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन यापन करने की एक सिस्टम को अपनाता है। बात समझे कि नहीं? जिसके द्वारा वो क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। करेगा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। दूसरा करेगा, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? सिंपल बात है, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कहेगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री। जैसे कि कहेगा योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो प्रथम प्रधान, देखिए ये गलत हो जाएगा, प्रथम प्रधानमंत्री कहना। कहने का मतलब क्या है कि ये शुरुआत कब किया गया था? 1950। तो सोचिए 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? इसका प्रथम अध्यक्ष। अभी कौन है? मोदी जी है, तो इसका अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। लेकिन अब योजना आयोग नहीं रहा, अब एक नामुआ बदल दिया गया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज। तो इसी तरह क्या हो गया यहाँ पर? ये नीति आयोग जो है ना भाई साहब, ये योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है ना। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। किसने किया? मोदी जी। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, बदल देगा, कहेगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो मोदी जी। सिंपल बात है, नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहीं के समय शुरुआत हुआ था। कहेगा योजना आयोग का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए योजना आयोग का मुख्य कार्य यही होता है कि देश में कैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, अर्थव्यवस्था संबंधी आगे के 5 साल के लिए योजना तैयार करना, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? योजना आयोग, ठीक है ना। इसको अप्रूवल कौन करता है? अप्रूवल करते हैं मतलब इसका अनुमोदन कहाँ से होता है? तो आगे हम बताएंगे, मतलब विकास परिषद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सिंपल बात है भाई साहब, प्रधानमंत्री। वही ना नीति आयोग यानी योजना आयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। सब पहले ही बता दिए। दूसरा, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास परिषद, विकास की नीति नहीं बस, विकास परिषद। अच्छा, विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? वेरी गुड, क्वेश्चन इज राइट हियर। यहाँ पर क्वेश्चन भाई साहब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संस्था बनाती है? तो याद रखिएगा, विकास की नीति यानी विकास कैसे होगा हमारे देश में, कैसे गरीबी खत्म होगा, कैसे हमारा देश विकास करेगा, विकसित कैसे होगा, पैसा कैसे बढ़ेगा, इन सभी चीजों का योजना कौन तैयार करता है? योजना आयोग करता है, ठीक है ना। योजना आयोग तो अब खत्म हो गया, तब नीति आयोग हो गया, ठीक है ना। ये विकास की नीति कौन तैयार करता है? नीति आयोग। अब योजना आयोग खत्म हो गया, यहाँ आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि अब नीति आयोग करेगा, ठीक है ना भाई साहब। नेक्स्ट
भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए, आर्थिक विकास कैसे होगा, किसी भी चीज का विकास कैसे हो सकता है? हम प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं? नियोजन। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय नियोजन को दिया जाता है। जब तक आप किसी चीज के बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप क्या होगा, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या होगा, उस चीज में आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हमारे देश में नियोजन का कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग। क्या करता है? नीति आयोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए, बहुत ही आराम से समझिएगा, कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। मतलब किस चीज को, सूचक क्या होता है, मतलब सूचक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रदर्शित करने वाला। ठीक है ना, एक तरह से सिंबल। बात समझ रही? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश का झंडा है, तो हमारे देश का सूचक है कि नहीं है? जहां भी हमारा फ्लैग लगता है, ये भारत को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है? तो उसी तरह क्या है कि आर्थिक विकास को हम कैसे समझेंगे कि आर्थिक विकास सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इसका सूचक मुख्य रूप से कौन होता है? तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण पर आधार, आर्थिक कल्याण आधार, आर्थिक राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास का सूचक प्रति व्यक्ति आय। देखिए, राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आर्थिक विकास की माप करने की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ठीक है ना। क्वेश्चन कहेगा इसका मुख्य सदस्य कौन होंगे? तो सदस्य जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य, उसके मुख्यमंत्री प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो, ठीक है ना, उसके जितने गवर्नर होंगे वो इसके क्या होंगे, मतलब कि सदस्य होते हैं। लेकिन इसको अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बात समझ रहे? नीति आयोग का काम होता है नीति बनाना, यानी पंचवर्षीय योजना तैयार करना, और उस योजना को कौन अप्रूवल करेगा? अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को पढ़ के साइन करके पास कर दीजिए। ठीक है ना। तो अप्रूवल कौन देता है भाई साहब? तो ये कौन? विकास परिषद देता है। मतलब शंकर है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्व सुलभ हो गया है, मतलब सब जगह सुलभ हो गया है? तो मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर। ठीक है ना। इसमें से कौन हो जाएगा? कंप्यूटर। जब से कंप्यूटर आया तब से हमारा इन्फॉर्मेशन एक से एक चीज जो है हम घर पर बैठे बैठे कर लेते हैं, कैलकुलेटिंग कर लेते हैं, कहीं का इन्फॉर्मेशन होता है सब हमको पता चल जाता है, पढ़ाई आसान हो गया। ये सब कैसे हुआ है? कंप्यूटर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? देखिए, जनसंख्या की जो वृद्धि होगा ना, उससे आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रहा है और अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है तब वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खाली जनसंख्या बढ़े और अर्थव्यवस्था ज्यों के त्यों रहे तो मंद, वहां पर क्या हो जाएगा? महामारी आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं? राष्ट्रपति के घर में लोग स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर देगा। बात समझ गया? वहां का राष्ट्रपति तो खैर बेचारा भाग गया। समावेशी विकास, देखिए समावेशी विकास का मतलब समावेश, देखिए सम का मतलब बराबर, आवेशी का मतलब क्या होता है? मतलब समान रूप से। बात समझ नहीं? और विकास यानी सभी लोग का समान रूप से जब विकास होगा उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। यानी क्या होगा? समाज के कुछ वर्ग, समाज के सभी वर्ग, यानी सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, उसे कहेंगे समावेशी विकास। ठीक है ना। समावेशी क्या कहते हैं मोदी जी? सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। एक बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर से कह दे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। यही मोदी जी कह देना शायद। ठीक है ना। उसी तरह क्या है यहाँ पर समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया? सबका विकास। करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56, 1951 से 56। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 17, 2012वीं कह रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पूछेगा भाई साहब तो याद रखिएगा आप लोग, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। 11वीं पूछेगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना तो 2007 से 12। ये दो क्वेश्चन, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब है? तो 12 से 17। 5-5 साल जोड़ते चलो ना यार, 12 से 17 12वीं, तो 13वीं को 17 से 22, 17 से 22 कौन हो जाएगा? 13वीं। अभी 13वीं चल रहा है। ठीक है ना। अब हालांकि बीत ईयर, अब तो मतलब कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक,
1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं हम लोग, वित्तीय वर्ष कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मतलब सरकार का जितना भी बजट वजट होता है, जितना भी सब चीज़ का टैक्स वैक्स होता है, वो सब चीज़ का कलेक्शन 1 साल के रूप में जो माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है कि 1 साल का बजट ये है, ये ऐसे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, साक्षरता दर पर, और इनमें से सभी। करेगा सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर, देखो क्या है कि अगर यूएनडीपी के हिसाब से चला जाए, देखो 2 संस्था है यूएनडीपी, इसका सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना, कि ये जो है ना कि किसी देश के विकास का स्तर कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा सबसे बढ़िया, प्रति व्यक्ति आय केवल देश के विकास कर रहा है। लेकिन अगर मानव के विकास का स्तर कहता है तब ये तीनों हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता दर। लेकिन ये कह रहा है क्या कि किसी देश के विकास का स्तर, तो वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। बात समझे कि नहीं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत का प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ा के अनुसार क्या था। तो देखिए भारत का प्रति व्यक्ति आय 2004 के हिसाब से 28,000। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब हुआ था, 2002 में मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। करेंगे मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है, मानव विकास के मामले में सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है भाई साहब, केरल है। यहाँ पर भाई साहब मानव विकास इंडेक्स जो है, रिपोर्ट जो है, सबसे हाईएस्ट माना जाता है। कहेगा किस संस्था का मानव विकास रिपोर्ट जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन नेशन DEVELOPMENT डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग भाई साहब, ये जो है इसका जो है मानव विकास रिपोर्ट है वो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। कहेगा प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में किसका योगदान है, तो महबूबुल हक का। ये महबूबुल हक कहाँ के थे भाई साहब, याद रखिएगा, हमारे 1971 में कौन बना था, बांग्लादेश, ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, पहला मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक को रिपोर्ट किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा महबूबुल हक। ये महबूबुल हक कहाँ के थे भाई साहब, ये भाई साहब थे भाई साहब आपका बांग्लादेश का राजधानी ढाका, वहां का पैसा टाका। स्थापना कब हुआ, 1971 ईस्वी में। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए आपके किताब के हिसाब से 126, लेकिन वर्तमान में अभी 131 हुआ है। अब देखिए अभी 131 है। अब यही बीटीसी की यार बहुत बड़ा कमी है, किताब अपडेट नहीं होता है, पुरानका डाटा पढ़े जाओ एग्जाम में लड़का सब वहीं पढ़ते रहता है, घबराया है। जिस समय किताब में दिया हुआ उसके हिसाब से 126 है, और अभी जो है 131 है, और स्थिति खराब हो चुका है। लेकिन किताब में दिया हुआ है कि श्रीलंका का मानव विकास रिपोर्ट सबसे बढ़िया है, लेकिन आज देखो श्रीलंका तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लोग वहां पर बवाल मचाया हुआ है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार हुआ, महबूबुल हक। नेक्स्ट, इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है। तो जब भी कहेगा आधारभूत संरचना नहीं है, तो आधारभूत संरचना में क्या हो जाता है, सड़क, बिजली, पानी, रोड, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, यही सब तो आता है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब इसमें उद्योग क्या हो जाएगा, फैक्ट्री नहीं आता है आधारभूत संरचना में, ठीक है ना। बिजली आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सड़क आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, मानव विकास, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, मानव विकास को जन आंदोलन का रूप दिया गया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, इनमें से कौन बीमारू राज्य है। तो देखिए जब 2002 में एक रिपोर्ट आया था, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट आया हुआ था, किस देश का जो है उसमें देखा गया किस देश में, अपने देश में किस राज्य का जो है परफॉर्मेंस अच्छा है। सबसे बढ़िया जो था भाई साहब केरल था, और सबसे जिस खराब था उसको बीमारू कहा गया, ठीक है ना, बीमारू राज्य, ठीक है ना। जो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ रहने का मतलब क्या है भाई साहब, वो डेवलप नहीं है, भूखमरी गरीबी वहां पर ज्यादा है। तो BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश, A से भाई साहब आसाम, R से राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश। ये जो था भाई साहब 5 राज्य, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य को क्या कहा गया, बीमारू राज्य। तो कह रहे कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा नहीं है। इनमें से सभी कहाँ से हो जाएगा, ये भाई साहब यहाँ उड़ीसा नहीं है, आसाम, उड़ीसा नहीं होगा भाई साहब, यहाँ आसाम, ऑप्शन में आसाम होगा तब यहाँ इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। अगर इनमें से सभी मारने यहाँ आसाम बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि यहाँ U से उड़ीसा बहुत लड़का मार देता है। तो क्वेश्चन करेगा, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नीति आयोग कहेगा था पंडित
अपना मोदी जी, आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक पर। देखिए परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन से आर्थिक विकास का संबंध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अभी बताए थे 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना कब था? 7 से 12, पहले ही बता दिए। करेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुआ था, 1956 तक चला था, और द्वितीय 1956 से 61 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसी तरह 5-5 वर्ष, लेकिन बीच में भाई साहब टूट भांग भी हुआ था। करेगा इनमें से कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक नहीं है? गैर आधारभूत संरचना, गैर आधारभूत नहीं, गैर आर्थिक यहाँ पर बना लीजिएगा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं है, नहीं यहाँ पर नहीं कटेगा यार, नहीं है, नहीं है। करेक्ट है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक? गैर आर्थिक, जब भी हम आर्थिक संरचना की बात करेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा चीज आ जाएगा? उसमें सबसे पहले आ जाएगा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब आ जाएगा आपका क्या? ये आर्थिक मतलब कि आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है ना। लेकिन इसमें शिक्षा भाई सब जो होगा, संचार भी आ जाएगा, वित्त भी आ जाएगा, पैसा वैसा, यातायात भी आ जाएगा, लेकिन शिक्षा इसमें क्या होगा? ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पूछ रहा है क्या कि गैर आर्थिक, लेकिन पूछ देगा क्या कि अगर आर्थिक आधारभूत संरचना तब ये तीनों हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि करेगा निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ये क्वेश्चन अब बिल्कुल उल्टा हो गया। उधर पूछा कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक, यहाँ पूछ रहे हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, जिससे हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे जीवन के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वित्त आधारभूत संरचना का घटक है, वित्त बिल्कुल है, शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब आए हुए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला हुआ था कि जब तक भारत का विकास अगर करना है आपको, तो पहले आपको बिहार का विकास करना होगा, ठीक है ना। यानी बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता है, भारत में भी कृषि की प्रधानता है। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो बिल्कुल भारत की जनसंख्या 121 करोड़। दूसरा करेगा वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितना है? 73.63। वर्तमान में अगर पूछे तो भाई साहब 73 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य, आजीविका यानी उनके आय का साधन मुख्य क्या है? तो कृषि है। बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? तो जब भी पूछेगा बिहार की जनसंख्या तो याद कीजिएगा 10 करोड़ 38 लाख, 10 करोड़ 38 लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है बाढ़। देखिए बिहार के विकास में सबसे बड़ा अगर बाधा कोई है तो वो भाई साहब है बाढ़, ठीक है ना। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के प्रकोप से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करेगा विकास दर के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? देखिए विकास दर के मामले में सबसे अच्छा कौन सा भाई साहब? केरल है, और सबसे पिछड़ा हुआ बिहार। नेक्स्ट 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? 2011 के अनुसार अगर भाई साहब देखिएगा तो 83.82%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर? कुजनेट। कहाँ गया कुजनेट महाराज? कुजनेट महाराज कहे थे कि जिस तरह शरीर में एक पूरे शरीर में एक छोटा सा कहीं पर भी अगर कैंसर हो जाता है किसी भी अंग में तो पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, यानी प्रभावित कर देता है, बात समझे कि नहीं। उसी तरह अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई क्षेत्र अगर गरीबी से लड़ रहा है, गरीबी है वहां पर, तो वो पूरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं गरीबी कैंसर की तरह है, ठीक है ना। तो कौन बोले थे? कुजनेट महाराज। लेकिन वही पूछेगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है तो वहां पर ब्राउन महोदय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03%। देख करा क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पूछेगा, केंद्रीय सांख्यिकी यानी केंद्रीय CSO इसी को कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके पहले जो अगर हम लोग बात करें कि भारत में विकास दर का जो देखभाल, जो विकास दर का रिकॉर्ड कौन रखता था, राष्ट्रीय आय कितना है, GDP क्या है, यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सभी का देखभाल कौन करता है? ये CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। लेकिन इसके पहले दूसरा संस्था था, ठीक है ना, वो करता था। लेकिन 1954 ईस्वी में क्या हो गया? CSO का स्थापना किया गया इसके पूरे रिकॉर्ड रखने के लिए। और इसका अगर कहेगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय या फिर
आर्थिक विकास के दर को कौन प्रकाशित करता है? तो CSO, ठीक है ना। लेकिन इसको मदद कौन करता है? तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय इसको कहेंगे राष्ट्रीय सैंपल प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था, ठीक है ना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा संस्था CSO हो गया, उसका काम है पूरा रिकॉर्ड क्या करना, तैयार करना है। लेकिन वो रिकॉर्ड तैयार कैसे होगा? ये कि पूरा का पूरा डाटा आएगा हर जगह से, तब ना। तो डाटा कलेक्ट कौन करेगा? NSSO, ठीक है ना। ये लाएगा और ये पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, कृषि जनित उद्योग के विकास में किस राज्य का सबसे विकास किया? कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? मतलब किस राज्य में कृषि के विकास करके, कृषि क्षेत्र में विकास करके उस राज्य का विकास किया जा सकता है? तो बिहार का विकास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? बाढ़ का प्रॉब्लम है। यहाँ बाढ़ इतना ज़्यादा भाई साहब आता है ना कि यहाँ पर फसल सब दहा जाता है, लोगों का स्थिति खराब हो जाता है। कितना लोग का तो भाई साहब घर द्वार सब इतना मेहनत करके कर्जा लेकर के फसल बोते हैं, लेकिन बाढ़ आता है, फसल खराब हो जाता है। लेकिन भारत के सरकार को, बिहार के सरकार को, दोनों सरकार को देखना चाहिए कि बिहार की जो स्थिति है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। उत्तरी बिहार इतना ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ के प्रकोप से कि यहाँ की बाढ़ को रोकने के लिए जब नहर वगैरह निकाल दिया जाए ना, तो यहाँ पर बाढ़ कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पर इतना भ्रष्टाचारी है नेता सबके पास में, यार मत पूछो, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव, हमारे मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो अगर पुराने समय के हिसाब से चलेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी आधुनिक युग में शिक्षा प्लस शिक्षा प्लस स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जो जरूरी है, बात समझे कि नहीं। एक तो बोले रोटी का मतलब भोजन, ठीक है ना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों को, देखो गरीबी रेखा है, देखो भारत सरकार में जो जितने अर्थशास्त्री थे ना, वो कहें कि भाई साहब एक इमेजनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। और वैसे व्यक्ति जो दिन भर में भोजन के तहत, बात समझे कि नहीं, खाना खाता है और उससे शहर के लोगों को यदि 2100 कैलोरी मिल जा रहा है, अगर वो गेन कर ले रहे हैं भोजन के द्वारा, तो समझिए वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर इतना 2100 कैलोरी गेन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, इतना भी भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, कि वो गरीब हो जाएंगे, तो ठीक है ना। तो एक लाइन बनाया गया, ठीक है ना, उसको कहा गया इमेजनरी लाइन था, बात समझे कि नहीं, जिसको कहा गया भाई साहब पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। अब पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, इस पॉवर्टी लाइन को में जो नीचे आते थे उनको कहा गया BPL वाले, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर आया उसको कहा गया APL, तो एबव पॉवर्टी लाइन। तो कहने का मतलब BPL कौन होंगे? तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं, यदि वो भोजन के तहत एक दिन में 2100 कैलोरी वो प्राप्त कर ले रहे हैं, मतलब एक मान लीजिए कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 5 रोटी है, 5 रोटी में आपको उतना कैलोरी मिल जा रहा है, तो अगर 5 रोटी दिन भर में आपको मिल जा रहा है, खा ले रहे हैं, अगर इतना आप पूरा कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप गरीब नहीं है। लेकिन अगर 5 रोटी भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलोरी में बताया गया हुआ है, ठीक है ना। तो शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी और गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी। गांव के लोगों के लिए कितना भाई साहब? 2400। गांव के लोग क्या होते हैं? मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। तो शारीरिक जब मेहनत करेंगे भाई साहब, तो वो ज़्यादा भोजन खाते हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन जो शहर बाजार में आइएगा तो चाय पी के देखिएगा दिन भर रह जाता है सब, ठीक है ना, चाय बिस्कुट, ठीक है ना। वो मेंटली मेहनत करता है सब, ठीक है ना। तो जो शारीरिक मेहनत करेगा वो ज़्यादा खाएगा, उसका खुराक ज़्यादा होता है। इसीलिए गांव के लोग क्या होते हैं? मेहनत शरीर से ज़्यादा करते हैं। तो उन लोगों का कितना कैलोरी चाहिए? उन लोगों का चाहिए 8 गो रोटी, ठीक है ना। शहर के लोग को 6 गो 5 गो रोटी में काम चल जाएगा, लेकिन देहात के लोगों को 8 गो 10 गो चाहिए, ठीक है ना। तो गाँव के लोगों के लिए कितना कैलोरी? 2400। शहर के लोगों के लिए कितना कैलोरी? 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कैलोरी, तभी जस्ट बताएं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कितने कैलोरी चाहिए? 2400। अगर उससे मिल जा रहा है तो क्या है? धनी है। उससे कम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है उतना है तो क्या है? गरीब है। गरीब का मतलब क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। धनी का मतलब क्या है? एबव पॉवर्टी लाइन। जो गरीब है BPL वाला कार्ड ना बनता है, जिस पर क्या होता है? राशन मिलता है, किरासन तेल मिलता है, ये सब नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा नरेगा में मजदूरों को कितने वर्ष में कितने दिनों की गारंटी दी जाती है? काम की गारंटी दी जाती है। तो 100 दिन, कम से कम कितना दिन दिए जाते हैं? 100 दिन। अभी सरकार सोच रहा है 365 दिन काम देने के लिए, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। कहेगा आपको इंडिया में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा को
भारत में नरेगा सिस्टम कब लाया गया था? नरेगा, यहाँ पर देखिए नरेगा, नरेगा नेशनल रूरल RURAL रूरल एम्प्लॉयमेंट GA गारंटी GUARANTEE गारंटी GUARANTEE गारंटी एक्ट, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म नरेगा का था। कहेगा भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए ये पारित हुआ था 2 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। कहेगा कि भारत में नरेगा कब लागू हुआ? तो 2006 ईस्वी को। लेकिन पारित कब किया गया था? ये बिल कब पारित किया गया हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर को लोकसभा में लाया गया था, ठीक है ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखिए ये जो पहली बार लागू हुआ था भाई साहब, ये लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिला में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में, ठीक है ना। ये पहली वर्ष में जो है 200 जिला में, मात्र इंडिया के 200 जिला में लागू किया गया। लेकिन भाई साहब मतलब कि 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नरेगा को पूरे भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 2008 को। नरेगा भारत में कब लागू किया गया? 2006 को। नरेगा एक्ट कब पारित कब किया गया था हमारे संसद में? तो 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल यहाँ पर समझ आए। लेकिन भाई साहब नरेगा में यहाँ पर 100 दिन का काम दिया जाता है साल भर में। बात समझ गए? यहाँ पर कितना मजदूरी दिया जाता है एक दिन में? तो यहाँ से 7 से 8 घंटा काम करना होता है। 194 रुपये मिलता है बिहार में। अलग अलग राज्य, जैसे राजस्थान का देखिएगा तो 220 है। तो ये अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग उनको मजदूरी मिलता है। देखिए कितना हमारी सरकार घटिया काम करता है। 7 से 8 घंटा काम करवाता है। कितना रुपया यहाँ पर मजदूरी दिया जा रहा है? 194 रुपये। इससे घटिया और कुछ हो सकता है क्या? 194 रुपये में 1 किलो तेल होता है भाई साहब, धारा का कड़वा तेल। 194 रुपया इनको क्या दिया जाता है? मजदूरी दिया जाता है। उसके बाद भी जब ये कार्ड बनवाने जाएंगे मुखिया के पास, ठीक है ना, जो सरपंच वगैरह होते हैं वो मतलब कि ये मतलब कि ग्राम पंचायत के पास ही होता है ये सब अधिकार। जब उनके पास जाएंगे तो उनसे घूस लिया जाता है। ये मतलब 194 रुपया के हिसाब से अगर देखिएगा तो 100 दिन का कितना हो गया आपको? लगभग आपको हो जाएगा 19,000 के करीब रुपया, 19,400 करीब रुपया हो गया, ठीक है ना। आप सोचिए कि ये लोग सरकार कितना मतलब ये जो कार्य किया गया लोगों को शोषण से बचाने के लिए, जो कि सरकार ही शोषण कर रही है इनका। जानते हैं ये कार्य क्यों लाया गया मनरेगा एक्ट? कि भारत में जो ग्रामीण इलाका में जो लोग रह रहे हैं, जो अकुशल है, जो कुशल नहीं है, कोई काम में उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक तरह से जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है किसी काम को करने के लिए, उनके लिए लाया गया ताकि ये वृक्षारोपण जो होता है भाई साहब, सड़क वड़क बनता है उसमें, या फिर कोई भवन निर्माण होता है सरकारी भवन, उसमें ये लोग खटेंगे, उनको पैसा मिलेगा कम से कम साल में, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन, ठीक है ना। लेकिन इनका शोषण देखिए कहाँ से होता है। 194 रुपये दिया था एक दिन में। आज कल जबकि गांव में प्राइवेट मजदूर जो काम करता है दूसरे घर में जाकर के, तो उनको मिलता है 400-500 रुपया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, शर्म भी आना चाहिए सरकार को। पता नहीं क्या सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम कितना दिन के लिए दिया जाता है यहाँ पर मजदूरी? 100 दिन के लिए। बात समझ रहे हैं। लेकिन भाई साहब कहेगा कि इसका नाम बदल के मनरेगा कब रखा गया? तो 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इसमें क्या गया? ये नरेगा है ना, नरेगा NREGA, इसमें मग लगा दिया MG यानी महात्मा गांधी। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी, यहाँ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना।